हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट दीपिका और मैं स्वागत करती हूं आपका हमारी फ्री जुडिशियल एंड लीगल क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, हमने इसका पार्ट 1 कर लिया है, ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट की स्कोप क्या है, ठीक है, मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने डिस्कस किया था। अब हम समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बात की थी। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझने से पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन कहाँ किया गया है समझो। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन कहाँ लिखी हुई है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन है सेक्शन 2H में। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 2H में डिफाइन करता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। ठीक है, इससे पहले मैं बता दूं, अकॉर्डिंग टू पलक इज ज्यूरिस्ट, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग, पलक के अकॉर्डिंग, every agreement and promise enforceable by law is a contract। ऐसा ये पलक कहते हैं। क्या कहते हैं समझो, every agreement, जितने भी एग्रीमेंट हैं या प्रॉमिस है जो enforceable by law हो वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये चीज हमने लास्ट क्लास में समझ ली थी कि ठीक है, ये चीज समझ ली थी। अब हम इसको ना थोड़ा डिटेल में समझेंगे। एग्रीमेंट का मतलब क्या है यहाँ पर समझो। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आप लोग को, ठीक है। एग्रीमेंट का यहाँ पर मतलब क्या है समझो, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, राम और श्याम। राम ने श्याम से कहा, मैं तुम्हें अपनी बाइक क्या करूंगा, सेल करूंगा 20,000 रुपीज में। मैं अपनी बाइक सेल करूंगा तुम्हें 20,000 रुपीज में। ये राम का एक ऑफर हुआ, ये राम का एक प्रपोजल हुआ। क्या हुआ? प्रपोजल। ठीक है, राम ने एक प्रपोजल रखा श्याम के पास। श्याम ने इस प्रपोजल को क्या किया? एक्सेप्ट। क्या किया? एक्सेप्ट। ठीक है, राम ने श्याम को एक प्रपोजल रखा, श्याम ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। अब ये बन गया क्या पूरा टर्म? एग्रीमेंट। क्या बन गया? एग्रीमेंट। इसी चीज को हमने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। समझो, एग्रीमेंट क्या होते हैं? प्रॉमिस। इसने इसको प्रॉमिस किया या एक प्रपोजल रखा, हम इसे कह सकते हैं प्रॉमिस भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, प्रॉमिस भी कह सकते हैं इसको। इसने इसको प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें बाइक बेचूंगा 20,000 रुपए में। इसने इसके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, कोई प्रॉमिस है, ठीक है, कोई प्रॉमिस किया या कोई प्रपोजल रखा, उसको अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट की टर्म समझ में आ गई, एग्रीमेंट क्लियर हो जाएगा माइंड में तो कॉन्ट्रैक्ट क्लियर होगा। कॉन्ट्रैक्ट कोई छोटी सी चीज नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट हमको समझ में आता, नहीं, बहुत वाइड टर्म है एग्रीमेंट, बहुत वाइड टर्म है। और जब एग्रीमेंट समझ में आएगा तब कॉन्ट्रैक्ट समझ में आएगा। तो समझ लो एग्रीमेंट क्या है भाई। एग्रीमेंट क्या है? राम ने श्याम को एक प्रपोजल रखा, एक ऑफर किया, उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, उस प्रॉमिस को, तो वो बन गया क्या? एग्रीमेंट। ये टर्म समझ में आती होगी। ठीक है, इतनी टर्म समझ में आई तो हम आगे बढ़ते हैं। इतनी टर्म समझ में आई तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? एग्रीमेंट समझ में आएगा ना तो ये टर्मिनोलॉजी, हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज होता है। फिर एग्रीमेंट तो चलो क्लियर हो गया, लेकिन कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? फिर कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? अब ये क्वेश्चन समझने के लिए, ये क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें ये स्टेटमेंट समझनी पड़ेगी जो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा रूल करती है कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट, या फिर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये पूरी स्टेटमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट को डिफाइन कर रही है बहुत अलग अलग तरीके। समझो, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट या ऑल कॉन्ट्रैक्ट, एवरी हटा दो, तुम लोग कंफ्यूजन होगी, हटा दो इसको, ऑल लिखते हैं यहाँ पर। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ठीक है। अब इसको समझो, इसका मतलब क्या है। मान लो फॉर एग्जाम्पल, मानो यहाँ पर मैं एक चीज, एक एग्जाम्पल समझा रही हूँ। ये जो पूरा सर्कल है ना, इसमें जितने भी हैं वो सारे एग्रीमेंट हैं। ये सारे क्या है? एग्रीमेंट। ये सारे क्या है? एग्रीमेंट। सारे एग्रीमेंट है, लेकिन इसमें से कुछ
एग्रीमेंट ऐसे हैं जो एनफोर्सेबल हैं बाय लॉ, एनफोर्सेबल हैं बाय लॉ, ठीक है। या ये कह लो कि कुछ एग्रीमेंट ऐसे हैं जो सेटिस्फाई करते हैं कॉन्ट्रैक्ट होने की कंडीशंस को। अब वो कंडीशंस मैं बताऊंगी, लेकिन समझो कुछ एग्रीमेंट्स, ये पूरा एग्रीमेंट है, पूरा ये पूरा चल रहा है एग्रीमेंट, इसमें जितने जितने हैं सारे एग्रीमेंट है, ठीक है। लेकिन कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे हैं, कुछ मान लो 100 एग्रीमेंट है इसमें पूरे, तो 50 एग्रीमेंट्स ऐसे हैं, 50 एग्रीमेंट्स ऐसे हैं जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है। तो ये क्या बन गए? कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या बन गए? कॉन्ट्रैक्ट। अब समझो, ध्यान देना इस चार्ट पर, क्या है ये? सारे एग्रीमेंट है और इसमें से कुछ क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। तो ये अब इस लाइन को इसमें एडजस्ट करते हैं, कैसे समझो। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जितने कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं वो सारे एग्रीमेंट में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तो यहां पर क्या आएगा? ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। हम कह सकते हैं ना कि जितने कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्रीमेंट वाली क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हैं। तो ये लाइन समझ में आई? जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, समझ में आ रहा है? जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एग्रीमेंट वाली लाइन में फॉल करते हैं ना, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है। तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, ये वाली लाइन क्लियर हो गई। लेकिन क्या सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं? ये वाली लाइन तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये वाले तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। समझ गए? सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो सकते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट बनना है तो यहाँ ऑफर होगा, एक्सेप्टेंस होगी ऑफर की, उसके बाद वो एग्रीमेंट बन जाएगा। और एग्रीमेंट को अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो एग्रीमेंट तो सारे एग्रीमेंट, कोई भी एग्रीमेंट होगा अगर वो लॉ से एनफोर्स हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो जितने कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो एग्रीमेंट को अपने अंदर रखेंगे, लेकिन एग्रीमेंट बनने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनना जरूरी नहीं है। तो सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, पर सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। समझ में आया क्यों? क्योंकि इसमें जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैं दोबारा समझा रही हूँ, समझो 50%, ये पूरे एग्रीमेंट है जिसमें 50% को हमने लीगली एनफोर्स कर दिया, एनफोर्सेबल बाय लॉ कर दिया, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट के जितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको डाल दिया इसमें। तो इतने तो सारे कॉन्ट्रैक्ट बन गए, पर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बने। तो सारे एग्रीमेंट जितने एग्रीमेंट हैं उनमें वो जितने भी सारे एग्रीमेंट हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना। लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट वो एग्रीमेंट है। सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में आ रहे हैं। ये समझ में आया? ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये लाइन क्लियर हुई? ठीक है। अब हम अगला समझेंगे कि क्या इनके इंग्रेडिएंट्स होते हैं एग्रीमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, ठीक है। अगली हमारी लाइन होगी कि क्या ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। तो हम बात करेंगे एग्रीमेंट, कौन से ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो, अभी हमने पढ़ लिया ना कि एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है और कौन से कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो सकते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे एग्रीमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं, कौन से ऐसे एग्रीमेंट हैं जो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो क्या बन जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 10 में ये लिखा हुआ है कि एग्रीमेंट बिकम कॉन्ट्रैक्ट व्हेन फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ठीक है, देखो समझो हमें क्या, देखो जब हम पढ़ेंगे ना बेसिकली सारे जितने भी एग्रीमेंट हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अभी हम कॉन्ट्रैक्ट्स में भी पढ़ेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट हो भी जाते हैं, एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट बन भी जाते हैं, उनमें से भी कई कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जो वॉइड होते हैं, वॉइडेबल होते हैं और
वैलिड होते हैं। ठीक है, तो हमारी नजरों में सही कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? जो वैलिड है। जब हम टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और बाकी सारी चीजें पढ़ेंगे तब ये वाला पढ़ेंगे। अभी समझो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। ठीक है, तो पहली बात हुई कंसीडरेशन। पहली बात हुई कंसीडरेशन। भैया कंसीडरेशन क्या होता है? कंसीडरेशन को हिंदी में बोलते हैं प्रतिफल। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रतिफल। प्रतिफल का मतलब क्या है? एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल समझो। सीता ने गीता को बोला तुम मुझे बुक्स दो, अपनी ओल्ड बुक्स जो है वो मुझे दे दो। ठीक है, सीता ने गीता को बोला तुम अपनी पुरानी बुक्स मुझे दे दो। ठीक है, अब गीता ने बोला इसके बदले तुम मुझे क्या दोगी? मैं तुम्हें क्यों दे दूं? इसके बदले तुम मुझे क्या दोगी? इसने बोला मैं तुम्हें दूंगी। इसने बोला मैं तुम्हें दूंगी अगर तुम मुझे अपनी पुरानी बुक्स दोगी तो मैं तुम्हें 100 रुपीज पर बुक के दूंगी। ठीक है, 100 रुपीज पर बुक के दूंगी। तो ये जो 100 रुपए है ना वो प्रतिफल है, कंसीडरेशन है, जिसके लिए वो ये काम करेगी। तो कोई भी एग्रीमेंट अगर परफॉर्म करना है तो उसके लिए कंसीडरेशन होना मस्ट है। बिना कंसीडरेशन के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है क्या? कंसीडरेशन। ठीक है, अगर हमने किसी को कुछ दिया तो उसके बदले में हमें जो मिलेगा वो प्रतिफल होता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंसीडरेशन। ठीक है, समझ में आया? आप समझो कंपिटेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4 साल का बच्चा है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। यू विल बी कंप्लीटली कॉम्पिटेंट फॉर डूइंग द कॉन्ट्रैक्ट। आप कॉम्पिटेंट होने चाहिए, आप मेजर होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो सामने वाले के साथ उसके क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो यू आर competent to the contract for doing the contract। ठीक है, competent to the contract समझ में आया कि competent होने चाहिए आप लोग, adult होने चाहिए, मेजर होने चाहिए, ताकि कॉन्ट्रैक्ट को जब आप परफॉर्म करने जाओ तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस से अवेयर रहो। ठीक है, उसके बाद फ्री कंसेंट। ऐसा नहीं कि बंदूक रखी सर पे और कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया या कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, नहीं, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। कहीं कोई मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए, नशे में नहीं होना चाहिए, कोई दबाव नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, फ्री कंसेंट आनी चाहिए तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अगर कंसेंट फ्री नहीं है, प्रेशर में आके कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए उसका? लॉफुल। ऑब्जेक्ट लॉफुल से मतलब क्या है? समझो समझो, एग्जाम्पल दे रही हूं। हरि ने सोहन को कहा कि मैं तुम्हें गांजा बेचूंगा। ठीक है, और तुम इसके बदले मुझे 10,000 रुपए दोगी। इन दोनों की डील हो गई, इन दोनों की डील हो गई। लेकिन हरि ने क्या किया? इसने बोला आप मुझे 10,000 रुपए दो, मैं तुम्हें गांजा दूंगा। ठीक है, अब क्या हुआ? इसने गांजा इसको दिया पर इसने 10,000 रुपए इसको नहीं दिए, यानी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया। अब ये लोग कोर्ट गए और कोर्ट में इन्होंने बोला कि मैंने इसको गांजा दिया पर इसने मुझे वो नहीं दिए, उसके पैसे नहीं दिए, उसकी कीमत नहीं दी, कंसिडरेशन नहीं दिया। तो ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया? ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया। तो बोलते हैं कोर्ट कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट कैसा था? इलीगल। तुमने क्या बेचा? गांजा। गांजा बेच रहे हो, अच्छी बात ही नहीं है। अच्छा क्या इसने पैसे नहीं दिए? ये तो गलत बात है, तुमने गांजा बेच रहे हो। तो ये ऑब्जेक्ट क्या है? इलीगल। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाए उसका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, पर्पस क्या होना चाहिए? हमेशा लॉफुल। आप बंदूक बेच रहे हो गलत कामों के लिए, टेररिज्म फैलाने के लिए, तो वो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके लिए आप कोर्ट नहीं जाएंगे, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब लॉफुल ऑब्जेक्ट समझ में आया? ठीक है, अब समझो एग्रीमेंट वेग और अनसर्टेन। वेग और अनसर्टेन का मतलब क्या है? समझो एक किसान है
और ये एक रिटेलर है जो बेचता है। इस किसान को इसको गेहूं बेचने होते हैं हमेशा। क्या? गेहूं बेचने हैं, वीट। इसको गेहूं बेचता है, ठीक है। अब ये किसान कह रहा है कि इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसने इसको एडवांस में 10,000 रुपए दिए हुए हैं, ठीक है, एडवांस में। अब ये किसान कह रहा है कि 2 जुलाई को अगर बारिश हुई तो मेरी फसल अच्छी होगी, और फसल अच्छी होगी तो मैं तुम्हें फसल सप्लाई कर दूंगा, ठीक है। इसने कंडीशन रखी 2 जुलाई को बारिश। अरे इसकी सर्टेनिटी है कि 2 जुलाई को बारिश होगी। मान लो 2 जुलाई को बारिश नहीं हुई, कड़ी धूप निकल आई, या मान लो 2 जुलाई को और सिचुएशन खराब हो गई, या कुछ भी हो सकता है। यानी ये कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जो सर्टेन है, जो निश्चित है। ये अनिश्चित चीजें हैं। आप बोलो कि फलाने दिन अगर भूकंप आएगा तो फॉर एग्जाम्पल जैसे इंश्योरेंस होता है, उस इंश्योरेंस की टर्म्स कुछ इसी तरीके से होती है। अगर इस दिन आपके साथ ये होगा तो आपको ये किया जाएगा। अब मान लो तो आपको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इंश्योरेंस में होता है ऐसा ही ना, कि अगर आपको 10 साल बाद आपको ये पर्टिकुलर बीमारी होगी तो आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे, और अगर वो बीमारी नहीं हुई तो आप लोग नहीं लेने जाते हैं उनमें, ठीक है। तो आप ये नहीं कहते कि इसने 10 लाख रुपए मुझे नहीं दिए, ठीक है, आप नहीं कहते। क्यों? क्योंकि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। कोई भी एग्रीमेंट की कंडीशंस वेग, ऐसी हवाओं में, या अनसर्टेन, अनिश्चित नहीं होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। जो भी काम करे उसको एक निश्चित काल होना जरूरी है। समझ में आया अनिश्चित और निश्चित का? अब समझो केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द एग्रीमेंट, केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस कह सकते हैं इसे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये रोहन है, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए कहा कि मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़कर लाऊंगा। तो क्या ये परफॉर्म कर सकता है? ये एक्ट, ये केपेबल है इस एक्ट को परफॉर्म करने के लिए? भाई ये तारे तोड़ के नहीं आया, इसने इस पे केस कर दिया, भाई ये तारे तोड़ के नहीं लाया मेरे लिए, है ना। तो क्या ये पॉसिबल है? तो ऐसा कोई भी एक्ट या कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो ये कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं करता है वो वैलिड एग्रीमेंट नहीं माना जाता है। देखो अब समझो क्या क्या चीजें आप लोगों ने कर ली। अब हम सेक्शंस पे आएंगे, क्योंकि जो कि एक्ट की हम एक्ट उठाएंगे अब प्रॉपर। हम बेस ऑलमोस्ट पूरा समझ चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट समझ चुके हैं हम, क्या है बेसिक कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप, क्या है कॉन्ट्रैक्ट, ये सब समझ चुके हैं। एग्रीमेंट समझ चुके हैं। एग्रीमेंट में भी कौन से एग्रीमेंट हैं जो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बताएंगे, ये भी हम देख चुके हैं अब तक की अपनी क्लासेस में। ये खत्म कर लिया हमने। अब हम एक्ट पे आएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन कैसे याद किए जाए, चेन कैसे हो, और उसमें एक टिप होगी आप सब लोगों के लिए, जो एग्जाम आप अटेम्प्ट करेंगे तो उनकी आंसर राइटिंग किस वे में करेंगे, ठीक है। ये टिप होगी आपके लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।